हेलो फ्रेंड। आज मैं पीटी विजन आईएएस 365 पीटी को पॉलिटी में देखने जा रहे हैं और इसको क्विक रिवीजन से हम लोग पढ़ेंगे और क्या पढ़ना है और इसमें क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतने सारे पेज में लगभग 100 पेज है और इतना सारा और सब कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें हमें टू द पॉइंट और जो ज़रूरत की चीज़ है वही चीज़ को हम देखेंगे और क्विक रिवीजन करेंगे। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं टोटल फर्स्ट टॉपिक है संविधान से मुद्दे संबंधित मुद्दे। टोटल 8 टॉपिक है और इसको छोटे छोटे में बांट कर 8 दिन में 8 सेशन में इसको मैं ख़त्म करूँगा। और स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें जो पढ़ना है वही पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। तो फर्स्ट है हमारा संविधान से संबंधित मुद्दे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा मूल ढांचे का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये सुर्खियों में क्यों है? तो सबसे पहले हमारा ये देखना है कि केशवानंद भारती बनाम का 1973 में इसका वो निर्णय हुआ था, जो आज अभी 50 वर्ष पूरा हुआ, इसलिए ये मुद्दा में है और करंट के मामला बना हुआ है। अब यहाँ पे अगर देखते हैं कि सबसे पहले ये क्या हुआ था, तो इसमें केरल भूमि सुधार अधिनियम को लेकर गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में। आप देख रहे हैं इसमें केरल राज्य में इसमें चुनौती दी गई। इस याचिका में राज्य सरकार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 31, 25, 26, 31 में निहित है मूल अधिकारों के अतिक्रमण का आरोप लगाया गया। इस वाद की सुनवाई 13 न्यायाधीशों की पीठ ने किया, इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट है, कितने न्यायाधीशों ने किया, क्लियर। नेक्स्ट है मूल ढांचे के सिद्धांत के प्रतिपादित किया गया 24वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा गया। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट में क्या आ गया, तो एक यहाँ देखते हैं मूल ढांचे का इसमें बेसिक क्या क्या है। तो इस सेक्शन को बहुत ही अच्छे से याद करें, क्योंकि ये अरेंज करने के लिए क्वेश्चन में आता है और आ भी सकता है। बहुत सारे जगह पर देखा गया है और इस तरह का दे देगा कि आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आया था A.K. गोपालन, जो 1950 में आया। फिर आया 1951 में शंकरी प्रसादवाद, फिर 1965 में सज्जन सिंहवाद, 1967 में गोलकनाथवाद, 1971 और 1973 में केशवानंदवाद। इसको अरेंज करना है। अब किस में क्या कहा गया है, तो यह पॉलिटी में भी देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि A.K. में क्या किया गया, संसद के मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी मांग में संशोधन कर सकती है, क्लियर। यहाँ पे कर रहा है। दूसरा कर रहा है 368 में संसद के संशोधन की शक्ति प्रदान नहीं की गई है। अब संसद द्वारा मूल अधिकारों से संशोधन नहीं किया जा सकता है। अभी किस में बोल रहा है ये, तो आपको गोलकनाथवाद में। फिर कर रहा है सज्जन सिंहवाद में क्या बोला रहा है कि 24वें संविधान संशोधन अधिनियम और 25वें संविधान संशोधन अधिनियम। अब इस दोनों में क्या है, 24वें और 25वें में संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अधीन विधि नहीं है, इसलिए संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। और 25वें संविधान संशोधन में कह रहा है कि धारा 2 के, तो थोड़ा बड़ा कर लूँ, धारा 2 के तहत उचित मुआवजे के साथ संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती की गई। धारा 3 के तहत नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई। अनुच्छेद 39B, 39C के लिए न्यायिक समीक्षा के शक्ति को समाप्त किया गया।
इससे पहले गोलकनाथ बनाम 1967 सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद के संविधान में संशोधन करने की शक्ति सीमित नहीं है। संशोधन करने का निरस्त या सीमित नहीं किया गया। न्यायिक समीक्षा की शक्ति कोर्ट ने निर्णय दिया कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है। अन्य निर्णय में देता है 25वें और 29वें संविधान संशोधन अन्य भाग की वैधता को बनाए रखा है। फिर मूल ढांचे के सिद्धांत के बारे में, तो संविधान में कुछ मूलभूत विशेषताएं विद्यमान होती है जिन्हें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में कहीं भी मूल ढांचा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, भारत के संविधान में कहीं भी मूल ढांचा पद का उल्लेख नहीं किया गया है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। मूल ढांचे के सिद्धांत का महत्व क्या है? तो यह संविधान में संशोधन करने की यानी कि संसद की शक्ति को उचित रूप से नियंत्रित करती है, सुनिश्चित करता है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज बना रहे, साथ ही अपने मूलभूत मूल्यों के सिद्धांतों को संरक्षित करते हुए समय के साथ साथ बदलती परिस्थितियों को अनुरूप कार्य करता रहे। कानून का शासन, शक्ति का पृथक्करण जैसे कई सिद्धांतों को मूल ढांचे में शामिल किया गया। यह भारत में संवैधानिक कानून के आधार पर बन गया है। यह सुनिश्चित करता है कि संविधान की संघीय ढांचा कमजोर ना हो। यह संविधान की व्याख्या करते समय भारतीय न्यायपालिका के दृष्टिकोण को दिशा देने की भी भूमिका अदा करती है। कुछ पॉइंट है। कुछ सिद्धांत जो वर्तमान में मूल ढांचे का भाग है। तो भारत की संप्रभुता है, नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा है, कल्याणकारी राज्य का निर्माण करता है, संविधान की सर्वोच्चता की बात करता है, गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक सरकार की बात करता है, संविधान का पंथ निरपेक्ष और संघीय स्वरूप की बात करता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण की बात है, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करता है, न्यायिक समीक्षा का अधिकार का बात करता है, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य, संतुलन आदि की बात करता है। ये पॉइंट को नोट कर ले, याद कर ले। नेक्स्ट है जिला न्यायालयों के स्वतंत्र मूल ढांचा। जिला न्यायालयों की स्वतंत्रता की बात करता है। जिला न्यायालय की स्वतंत्रता की बात करता है। हाई कोर्ट ने जिला एवं सत्र न्यायालय को सिविल और दीवानी मामले, अधीनस्थ न्यायालय और मुंसिफ कोर्ट, क्रिमिनल और फौजदारी मामले, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत या न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात करता है। ये सुर्खियों में क्यों आया है? तो हाल ही में अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघवाद ने फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि जिला न्यायालयों की स्वतंत्रता की संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। यानी जिला न्यायालय की स्वतंत्रता की संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। कोर्ट ने इस केस के फैसला सुनाते हुए न्यायपालिका से संबंधित कुछ सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। जिला न्यायालय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच वेतन, पेंशन और अन्य सेवा शर्तों के मामले में देश भर में एकरूपता बनाए रखे। शक्तियों का पृथक्करण की बात करा कि न्यायपालिका के पदाधिकारियों को विधायिका और कार्यपालिका के कर्मचारियों से अलग माना जाना चाहिए। पदनाम और सेवा शर्तों में एकरूपता। जिला न्यायालय जिले में सर्वोच्च न्यायिक पदाधिकारी है। अधीनस्थ न्यायपालिका का संगठनात्मक ढांचा, अधिकारिता और नामकरण राज्य निर्धारित करते हैं।
क्या कर रहा है, अधीनस्थ न्यायपालिका को संगठनात्मक अधिकारिता और नामकरण निर्धारित राज्य जिला न्यायालय की स्थिति पर एक राज्य दूसरे राज्य में अलग अलग हो सकते हैं। जिला न्यायालय मुख्य त्रिस्तरीय ढांचे पर आधारित होता है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखें, जिला न्यायालय त्रिस्तरीय ढांचे पर आधारित है। इस क्वेश्चन को दिमाग में कंठाग्र कर लें कि जिला न्यायालय क्या है, त्रिस्तरीय ढांचे पर आधारित है। जिला न्यायालयों की नियुक्ति, पद स्थापन यानी पोस्टिंग और पदोन्नति हाई कोर्ट के परामर्श। देख लीजिए, आपका सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि जिला न्यायालय का नियुक्ति, पोस्टिंग, पदोन्नति हाई कोर्ट के परामर्श पर राज्यपाल करेंगे। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपका आ रहा है। क्लियर? और ये इसलिए इसको याद कर लें क्योंकि ये भी हाईलाइट है न्यूज में, न्यूज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 370 को निरस्त। सुप्रीम कोर्ट के संविधान का पीठ में सर्वसम्मति 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा। गौरतलब है कि 2019 में केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे की स्थिति को समाप्त कर दिया। डेट याद रखें, 5 अगस्त 2019। राष्ट्रपति ने संविधान जम्मू और कश्मीर पर लागू आदेश 2019 जारी किया। इस आदेश में कहा गया कि भारतीय संविधान के प्रावधान बिना किसी अपवाद के जम्मू कश्मीर राज्य में भी लागू होंगे। यानी कि इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान में प्रावधान जितना भी बातें हैं वो बिना किसी अपवाद के जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। इसके अलावा संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को भी पारित कर लागू किया था। इसके तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को निम्नलिखित 2 केंद्र शासित यूटी में विभाजित किया। संघ की इस कार्रवाई की संवैधानिकता सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसी बात को आगे बढ़ा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या रहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2019 में जारी राष्ट्रपति की उद्घोषणा को बरकरार रखते हुए 1947 में जम्मू कश्मीर के भारत के विलय के बाद उसकी स्वयं की संप्रभुता नहीं रही। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जब दलील दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय क्या दिया। उन्होंने कहा कि 1947 में जम्मू कश्मीर जब भारत में विलय हो गया तो जम्मू कश्मीर की अपना कोई संप्रभुता तो रहा नहीं, क्योंकि वो भारत के संप्रभुता से मिल गया। तो भैया जब आपके कोई संप्रभुता है ही नहीं तो आप क्यों इतना आर्गूमेंट कर रहे हैं? जो भारत सरकार कर रहा है उसको मानिए। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनुच्छेद 370 संविधान में एक अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान है। तो भैया जब अस्थायी है तो जब चाहे उसको हटा सकता है, तो क्यों इतना बवाल मना रहे हो? चलो ठीक है, मनाने दो, कुछ नहीं होने वाला है। आगे देखता हूँ। कोर्ट ने कहा कि संसद किसी भी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके उसे केंद्र शासित बना सकती है। संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्र को अलग करके 2 या 2 से अधिक राज्यों या राज्यों के कुछ हिस्सों को आपस में मिलाकर किसी भी राज्य को किसी भी राज्य के एक हिस्से में मिलाकर एक नया राज्य बना सकता है। संविधान के अनुच्छेद 3 स्पष्टीकरण के अनुसार अनुच्छेद 3A में प्रयुक्त शब्द राज्य में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने एस.आर. बोम्मई मामले पर दिए गए अपने फैसले को भी दोहराया। उसने कहा कि राज्य में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति की कार्रवाई न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है। न्यायिक समीक्षा के यानी कि राज्य में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति की कार्रवाई न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है। तीन 370 के ऐतिहासिक क्षेत्र में विलय पत्र
अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक महाराजा हरी सिंह के हस्ताक्षर के समय विलय के पात्र माध्यम से भारत को राज्य को भारतीय राज क्षेत्र में शामिल कर दिया। जम्मू कश्मीर एक अस्थायी प्रावधान भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 370 संविधान के भाग 21 में जोड़ा गया था। इसको याद रखें, 370 को भाग 21 में जोड़ा गया था। भाग 21 का शीर्षक है, भाग 21 का शीर्षक क्या है? तो अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। इस पॉइंट को भी नोट कर ले और याद कर ले। क्वेश्चन आ सकता है या बन सकता है कि किस भाग को अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध नीति है, किस भाग में? तो भाग 21 में, एकदम याद रखें। नेक्स्ट है अनुच्छेद 370 रक्षा, विदेशी मामले, वित्त और संचार को छोड़कर अन्य सभी कानूनों को लागू करने के लिए संसद को राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता होती थी। अब 370 हट गया, तब कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A यह 370 में से ही उत्पन्न था, और जब 370 हट गया तो ऑटोमेटिक 35A स्वतः ही खत्म हो जाएगा। अनुच्छेद 3 को पढ़ते हैं। यह प्रावधान करता है कि संसद कानून द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, मौजूदा राज्य, राज क्षेत्र, सीमाओं, नामकरण परिवर्तित कर सकती है। ये 3 में है। अनुच्छेद के पहले हिस्से में कहा गया है कि उपयुक्त कानून के लिए किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। याद रखना है, राष्ट्रपति की सिफारिश पे ही किसी संसद में पेश किया जा सकता है। यदि विधेयक किसी राज्य के राज क्षेत्र, सीमा या नाम को प्रभावित करता है तो राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक को संबंधित राज्य विधानसभा मंडल में विचार करने के लिए भेजेगा। अब नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन 2023। ये सुर्खियों में क्यों है? सुर्खियों में NCCSA की संरचना, एक NCC का गठन किया है। तो याद रखना है, हाल ही में संसद द्वारा पारित किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सरकार ने NCTD संशोधन 2023 राष्ट्रपति के अनुमोदन प्राप्त हो गया। यह विधेयक अधिनियम बन गया है। NCTD संशोधन अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या है? तो राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण अधिनियम NCCSA का गठन का प्रावधान किया गया। इसका उद्देश्य सेवाओं से संबंधित कुछ मामले जैसे ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, विजिलेंस एवं अन्य महत्वपूर्ण मामले पर दिल्ली के LG को सिफारिशें करना है। अब देखिए LG को सिफारिश क्या करेगा। आपसे पहले अब NCCS की संरचना को देख लीजिए। इसके एक अध्यक्ष होंगे जो CM होगा, सदस्य सचिव होगा जो प्रधान गृह सचिव होंगे, और सदस्य होंगे जो मुख्य सचिव होंगे। अब ये ध्यान रखना है कि ये अध्यक्ष तो CM होंगे, लेकिन सदस्य सचिव और मुख्य सचिव दोनों केंद्र के सहमति से उनका आदमी होगा। करा NCCS से सभी निर्णय उपस्थित NCC के सभी निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर किए जाएंगे। दिल्ली में प्रधान गृह सचिव और मुख्य सचिव दोनों की नियुक्ति केंद्र सरकार करेंगे। प्रधान सचिव और मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और मुख्य सचिव। आप यहाँ देख सकते हैं, प्रधान सचिव और मुख्य सचिव को कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। इस पर कोई भी बिल आएगा तो इस उपस्थित मतदान के सदस्यों के बहुमत के आधार पर होगा। LG की शक्ति के मामले में LG पूर्णतया अपने विवेक से कार्य कर सकता है। ऐसे मामलों में जो दिल्ली विधानसभा की विधायी क्षमता से बाहर है, किंतु उन्हें LG को
सौंपा गया है या ऐसे मामले जो एलजी कोई न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करने की आवश्यकता है। एलजी को प्रमुखता यह कानून एलजी के विवेकाधिकार का विस्तार करता है, यानी कि ये कानून एलजी को उसका विस्तार कर रहा है पावर को। इसके तहत एनसीसीएसए की सिफारिशों को स्वीकार कर सकता है या उन्हें पुनः विचार के लिए भेज भी सकता है। एलजी और एनसीसीएसए के बीच में मतभेद होने की स्थिति में एलजी का निर्णय अंतिम होगा। टू द पॉइंट नोट करें। मंत्रियों द्वारा मामलों का निपटान। कुछ विशेष मामलों में आदेश जारी करने से पहले दिल्ली सरकार के मंत्रियों को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के माध्यम से उन मामलों को एलजी के राय हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जैसे कि दिल्ली में शांति व्यवस्था, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट या अन्य राज्य सरकारों के बीच के संबंध, विधानसभा सत्र को बुलाना या सत्रभाषण या विघटन करना, या ऐसे मामले जिन पर एलजी को अपने विवेकाधिकार से आदेश देना, ये सारे मामले अब एलजी में आ गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो यूटी के रूप में वर्गीकृत किया गया पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। करंट का है तो थोड़ा एक बार इसको देख ले। दिल्ली को एक यूटी के रूप में वर्गीकृत किया गया। ध्यातव्य है कि केंद्र शासित प्रदेश के साथ प्रशासन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत किया गया। इस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि यूटी का प्रशासन सीधे राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा किया जाएगा। विशेष दर्जा एस बालकृष्णन समिति के सिफारिश के बाद 69 में संविधान संशोधन में ये किया गया था। अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीटीडी के रूप में नामित किया गया। अनुच्छेद 239 ए को जोड़ा गया और दिल्ली में विधानसभा और मंत्रिमंडल की नियुक्ति किया गया। याद रखना है 239 ए द्वारा विधानसभा और मंत्रिमंडल का व्यवस्था किया गया। एलजी के दिल्ली का प्रशासक के रूप में नामित किया गया। वह दिल्ली सरकार की मंत्रिमंडल की सहायता और परामर्श कार्य करता है। दिल्ली विधानसभा की शक्तियाँ। दिल्ली विधानसभा के पास पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर राज्य सूची या समवर्ती सूची में विषय में कानून बनाने की शक्ति है। यानी कि पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि को अब दिल्ली सरकार नहीं कुछ करेगा। संसद दिल्ली से संबंधित राज्य और समवर्ती सूची की सभी विषयों पर कानून बना सकती है। जीएनसीटीडी अधिनियम। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 के तहत दिल्ली विधानसभा और दिल्ली सरकार के कामकाज के लिए रूपरेखा तैयार करेंगे। अब आ गए प्रिवेंटिव डिटेंशन। सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय देते हुए प्रिवेंटिव डिटेंशन निवारक निरोध परिस्थितियों में से ही उपयोग किया जाना चाहिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में कुछ बातें जान ले। क्या है ये? अपराध करने से पहले ही किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना जो कानून और व्यवस्था के समक्ष खतरा उत्पन्न कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को भी कोई अपराध नहीं किया होता है, लेकिन प्राधिकारियों को लगता है कि यह ऐसा भविष्य में अपराधी अंजाम दे सकता है, इसे गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके तहत इसमें बिना कोई मुकदमा चलाए हिरासत में रखेगा। अनुच्छेद 22(1), 22(2) यह गिरफ्तारी तथा हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है। एक याद रखना 22(1), 22(2) के तहत गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन कानूनों के तहत गिरफ्तार हिरासत के लिए व्यक्तियों को संविधान के ये प्रावधान लागू
नहीं होते। यानी कि किसी अन्य भारत के लोगों को, किसी भी नागरिक को, सिटीजन को पकड़ता है तो उसके पास 22(1), 22(2) है, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत अगर गिरफ्तार करता तो ये लागू नहीं होगा। समझ रहे हैं? संसद को भारत की रक्षा, विदेशी मामले और सुरक्षा से जुड़ी मामलों के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन संबंधी कानून बनाने का अन्य अधिकार है। राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने और आपूर्ति और सेवाओं को रख रखाव संबंधित मामले में संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकती है। याद रखना, टू द नोटेड सर जी। क्या कहता है? ये संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकती है। निम्नलिखित कुछ कानूनों हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रावधान किए गए हैं, जैसे दंड प्रक्रिया संहिता, नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम आदि शामिल है। चलिए, यहाँ प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के संबंध में कोर्ट के मुख्य निर्णय क्या हो सकता है? तब आर्टिकल 22(1) किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण को जानकारी दिए बिना उसे कस्टडी में रखकर डिटेन नहीं किया जा सकता। ये 22(1) में कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसको जानकारी देना पड़ेगा कि उसको क्यों लिया गया। यह अपनी रुचि या वकील से परामर्श करने का, बचाव करने का अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। 22(2) में प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया, कस्टडी में रखकर डिटेंट किया गया, उसे ऐसी गिरफ्तारी 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। 22(3) में उपरोक्त दो दंड उस व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे जो उस समय भारत के किसी शत्रु देश का नागरिक या जिसे किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत गिरफ्तार किया गया हो। यानी कि 22(1), 22(2) गिरफ्तार करने के लिए बताना, उसके समक्ष उसको अधिकार है कि वो अपने मन मुताबिक वकील को रखे, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। लेकिन जो बाहरी शत्रु देश है 22(3) में या प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार किया, उसको ये सुविधा नहीं मिलेगा। क्लियर? 22(4) में किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए डिटेन नहीं किया जा सकता। ये पॉइंट याद रखना। 22(4) में 3 महीने से अधिक नहीं रख सकता है। हालांकि सलाहकार बोर्ड यह पुष्टि कर दे कि इस तरह के डिटेंशन के लिए पर्याप्त कारण मौजूद है तो किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक के लिए डिटेन किया जा सकता है। अब आ जाइए 22(7) में किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय के बिना 3 महीने से अधिक समय के लिए डिटेन किया जा सकता है यदि संसद कानून द्वारा यह प्रावधान करती है कि ऐसे डिटेंशन की अधिकतम अवधि कितनी होगी तथा परिस्थितियां, व्यक्तियों के वर्ग और ऐसे मामले जिन पर ऐसा कानून लागू हो सकता है। मुख्य निर्णय ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन अधिनियम को स्वीकृत किया था। कौन किया था? ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950। सिब्बल लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालत डिटेन करने की वास्तविकता या डिटेन करने के लिए कोर्ट में पेश तथ्य के जांच करने का सक्षम नहीं है। शंभुनाथ शंकर बनाम पश्चिम बंगाल राज्यवाद। हालांकि प्रिवेंटिव डिटेंशन की अवधारणा अपने आप में कठोर है और संविधान में गारंटीकृत मौलिक अधिकार को उल्लंघन करती है, लेकिन कभी कभी देश की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा इस तरह के अत्यधिक कठोर कदम उठाना आवश्यक भी होता है। व्यक्तित्व अधिकार।
व्यक्तित्व का अधिकार सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड की एक प्रसिद्ध अभिनेता के व्यक्तित्व के अधिकार किसी तीसरे पक्ष द्वारा दुरुपयोग किए जाने के संरक्षण में किया गया। व्यक्तित्व के अधिकार के बारे में क्या कहता है? निजता के अधिकार या संपत्ति के अधिकार के तहत उसके व्यक्ति की रक्षा करना, यानी कि व्यक्ति का अधिकार में नाम, आवाज़, हस्ताक्षर, छवियों जनता द्वारा आसानी से पहचाने जाने वाली किसी अन्य विशेषता के व्यक्त करते हुए किसी सेलिब्रिटी आदि के व्यक्तित्व के प्रतीक है। भारत में व्यक्तित्व का अधिकार का संरक्षण किसी भी कानून में स्पष्ट नहीं लिखा गया है, इसीलिए इसको याद रखें। व्यक्तित्व का अधिकार किसी कानून में नहीं लिखा गया है, लेकिन हालांकि निजता के अधिकार और संपत्ति के अधिकार में इसके तत्व विद्यमान है। निजता और संपत्ति के अधिकार में भारत में व्यक्तित्व अधिकार निम्नलिखित 2 प्रकार में शामिल है। एक है पब्लिसिटी का अधिकार, राइट टू पब्लिसिटी। ये किसी व्यक्ति की छवि और अन्य विशेषताओं के बिना उसकी अनुमति या संविदात्मक मुआवजा के व्यावसायिक रूप का से दुरुपयोग होने से बचाने की बात करता है। ट्रेडमार्क्स अधिनियम 1999 और कॉपीराइट अधिनियम 1957 जैसे कानून द्वारा भी शामिल होता है। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बिना उसकी अनुमति के सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना भी एक अधिकार शामिल होता है। निजता का अधिकार में मोटे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 और न्यायमूर्ति के.एस. पट्टास्वामी मामले में 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के तहत शामिल होता है। मरणोपरांत व्यक्तित्व का अधिकार, प्रतीक और नाम अधिनियम 1950 कानून में अनुचित सूचीबद्ध किए गए के व्यक्ति नामों का प्रतीक का अनाधिकृत उपयोग पर रोक लगाता है। भारतीय दंड संहिता IPC यदि कोई व्यक्ति किसी मृतक या उसके परिवार के प्रतिष्ठा के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी करता है या अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करता है तो भारतीय दंड संहिता मानहानि मुकदमा किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय अभिसप्यों के तहत व्यक्तित्व का अधिकार, वर्तमान में पब्लिसिटी के अधिकारों को संरक्षण से संबंधित कोई भी स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय संधि नहीं हुआ है। कुछ है नहीं। रोम अभिसमय 1961 या कलाकारों के अधिकारों को फोनोग्राफी प्रोड्यूसर अधिकारों को संरक्षण प्रसारण से अधिकार रक्षा करता है। बौद्धिक संपदा अधिकार का व्यापार संबंधी पहलुओं ट्रिप्स समझौता 1994 के समझौता फोनोग्राफी प्रोड्यूसर और लाइव प्रदर्शन करने वाले को कुछ अधिकार का प्रसारण करता है। WIPO प्रदर्शन फोनोग्राफ संधि WPPT यह संधि विशेष रूप से डिजिटल परिवेश कलाकारों को प्रदान करता है। व्यक्तित्व अधिकार से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण दैहिक स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। दूसरा अनुच्छेद 300A संपत्ति का अधिकार प्रदान करता है। इस अनुच्छेद को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया। इसके अनुच्छेद के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति कानून के प्राधिकार के अलावा वंचित नहीं किया जा सकता। व्यक्तित्व अधिकारों से संबंधित न्यायिक निर्णय, दीपा जयकुमार बनाम LAL विजयवाद 2019। मद्रास हाई कोर्ट के निर्णय दिया गया है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही उसका व्यक्तित्व अधिकार समाप्त हो जाता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के व्यक्तित्व अधिकार उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को विरासत में नहीं दिया जा सकता। साक्षी मलिक बनाम
वेंकटेश्वर क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बाद में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि किसी अन्य व्यक्ति की छवि और विशेष रूप से उसकी निजी छवि का उसकी सहमति के बिना उपयोग करना गैर कानूनी है। अब आते हैं हेट स्पीच। हेट स्पीच सुर्खियों में क्यों है? तो सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच की समस्या का अस्थायी समाधान खोजने के लिए आपस में सहयोग करने का आवश्यकता पर बल दिया है। हेट स्पीच के बारे में क्या है? तो हेट स्पीच भारत में किसी भी कानून के अंतर्गत परिभाषित नहीं है। ये भी पॉइंट है, किसी भी कानून के तहत परिभाषित नहीं है। हेट स्पीच आमतौर पर व्यक्तियों को एक समूह के खिलाफ घृणा बढ़ाने का वक्तव्य होता है। यानी कि आप कोई नेता या बड़े कुछ हैं या कोई आप धार्मिक विवादित कोई बयान दे देते हैं तो इससे बवाल हो सकता है, दंगा हो सकता है, देन हेट स्पीच, दैट इज कॉल्ड हेट स्पीच। हेट स्पीच अभिव्यक्ति विभिन्न रूपों से व्यक्तियों का कर सकता है, जैसे चित्र, कार्टून, मीम्स, वस्तुएं, हाव भाव, प्रतीक, चिन्ह शामिल है। ऑफलाइन ऑनलाइन तरीकों से प्रसारित किया जा सकता है। भारत में हेट स्पीच नियंत्रित कानून वाले करने वाले कानून। संवैधानिक प्रावधान। संविधान के अनुच्छेद 19(2) सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। हालांकि इस अधिकार पर अन्य बातों के साथ साथ लोक व्यवस्था, सदाचार, नैतिकता संरक्षण हेतु युक्त निर्बंध लगाए गए हुए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 196(1) में धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास आदि आधार पर विविध समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने को दंडित करती है। हेट स्पीच से संबंधित न्यायिक निर्णय। प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघवाद 2014। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच नकारात्मक प्रभावों को संज्ञान लेते हुए मामले की गहन जांच के लिए विधिक आयोग को सौंपा। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघवाद 2015। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध केवल तभी लगाया जा सकता है जब हिंसा या सार्वजनिक व्यवस्था का कारण बनती हो। अमीश देवगन बनाम भारत संघवाद 2020। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि फ्री स्पीच यानी कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति और हेट स्पीच के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। साथ ही कोर्ट ने फ्री स्पीच के प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करने तथा घृणा और सांप्रदायिक असमंजस्य के प्रसार को रोकने की आवश्यकता रेखांकित किया गया। धारा 7 के तहत दिए गए कहे गए लेखे में शब्दों के माध्यम से संकेतों या तस्वीरों द्वारा अन्यथा अस्पृश्यता को उकसाना बढ़ाना विरुद्ध दंड प्रावधान किया गया है। धार्मिक संस्थाओं दुरुपयोग अधिनियम 1988 में धारा 3G धार्मिक स्थानों या उनके प्रबंधों को विविध धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य या नफरत को बढ़ावा देना धार्मिक अपरिसरों का उपयोग करने पर रोक सकती है। उपासना स्थल का अधिनियम 1991 सुर्खियों में क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने उपासना स्थल अधिनियम के तहत विवादित धार्मिक स्थलों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने से अन्य अदालत पर रोकने का आदेश नहीं दे सकता। उपासना स्थल संबंधित अधिनियम 1991। इस अधिनियम को घोषित करता है कि उपासना स्थल धार्मिक चरित्र 1991 कहता है उपासना स्थल का धार्मिक चरित्र वही रहेगा जो 15 अगस्त 1947 में था। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म संप्रदाय के उपासना स्थल को अलग संप्रदाय या किसी दूसरे वर्ग में परिवर्तित नहीं कर सकता।
यह अधिनियम राज्य पर प्रत्येक उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने, जैसा कि स्वतंत्रता के समय मौजूद था, सकारात्मक दायित्व भी डालता है। यह घोषणा करता है कि उपासना स्थल के स्वरूप को परिवर्तित करने के संबंध में सभी मुकदमे, अपील या कोई अन्य कार्यवाही जो 15 अगस्त 1947 को किसी भी अदालत या प्राधिकरण के समक्ष लंबित है, कानून लागू होते ही समाप्त हो जाएगा। अधिनियम के अपवाद कुछ है, जैसे कि अयोध्या में विवादित स्थल से इस अधिनियम को छूट दी गई है। इसके अलावा यह अधिनियम प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाले स्मारकों व पुरातत्वविद स्थलों पर लागू नहीं होता है। कोई भी विवाद जिसका अंतिम रूप से निपटारा या निस्तारण हो गया हो, वे मामले में भी शामिल नहीं है जो पहले ही निपट चुके या सुलझ गया है। ऐसे किसी स्थल का कोई रूपांतरण जिसे पूर्व रजामंदी से किया गया हो, यह भी अधिनियम के दायरे में नहीं आएगा। जुर्माना अधिकतम अधिनियम की धारा 6 के इसके प्रावधानों को उल्लंघन करने पर जुर्माना के साथ साथ अधिकतम 3 साल की कैद की सज़ा होगा। टू द पॉइंट नोटेड कीजिए, जुर्माने के साथ साथ अधिकतम 3 साल की कैद की सज़ा होगा। अब बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। 8वीं अनुसूची में उड़ीसा मंत्रिमंडल ने संविधान की 8वीं अनुसूची में कोई भाषा को शामिल करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। एक कोई भाषा, अभी तक 22 भाषा है, एक कोई भाषा भी आने वाला है जो उड़ीसा सरकार के मंत्रिमंडल ने प्रस्तावित दे दिया है। संविधान के अनुच्छेद 8वें अनुच्छेद में आधिकारिक भाषा के सूचीबद्ध किया गया। वर्तमान में 22 भाषा शामिल है, मूल में 14 थे सूचीबद्ध किया गया है। सिंधी भाषा 1967 में, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 1952 में सूचीबद्ध किया गया। संथाली, डोगरी और मैथिली को 2003 92 संविधान संशोधन में जोड़ा गया। किसी भी भाषा को संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल होने से प्राप्त होने वाले लाभ क्या क्या होंगे, तो इस पर भी थोड़ा ध्यान दे दें। भाषा के विकास के लिए सरकार से सहयोग की प्राप्त होता है। साहित्य अकादमी की मान्यता मिलती है। साथ ही इसी भाषा की पुस्तकों का व्यापक स्तर पर अनुवाद भी किया जाएगा। राज्य विधानसभा और संसद में बहस के दौरान इसका उपयोग किया जा सकता है। अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षाओं में इसका उपयोग किया जा सकता है। RBI द्वारा भारतीय नोटों पर अंकित भाषाओं में इसे भी शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट है 9वीं सूची क्या है। प्रथम संविधान संशोधन 1991 द्वारा संविधान में शामिल किया गया अनुच्छेद 31B जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची में शामिल केंद्र और राज्य को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन के आधार पर अदालतों में चुनौती नहीं दिया जा सकता। कहता है केंद्र और राज्य के कानूनों में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन पर आधार पर अदालतों में चुनौती नहीं दिया जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने IR कोहेलो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 मामले में फैसला सुनाया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में शामिल किए गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इस प्रकार के कानूनों को न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है यदि वे संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत गारंटीकृत मूल अधिकारों या संविधान में मूल ढांचे में उल्लंघन करते हैं तो चुनौती दिया जा सकता है। चुप रहने का अधिकार, राइट टू साइलेंस। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सभी आरोपियों को चुप रहने का अधिकार है और जांचकर्ता उन्हें बोलने या अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। यानी कि अगर आपके पुलिस पकड़ के ले जाती है तो आप उसको जवाब ना दो,
चलेगा, आपको टॉर्चर नहीं करेगा। चुप रहने का अधिकार अनुच्छेद 20(1) में निहित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी को भी अपने खिलाफ साक्षी बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हालांकि यह संरक्षण केवल आपराधिक कार्यवाही तक ही सीमित है। जिस व्यक्ति की सीमा शुल्क अधिनियम 1962 या विदेशी मुद्रा प्रतिबंध अधिनियम 1999 के तहत पूछताछ की जा रही हो, तो यह अधिकार उपलब्ध नहीं होगा, वो चुप नहीं रह सकता। यानी कि अब सीमा शुल्क अधिनियम 1962 या विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत अगर आपको गिरफ्तार करता है तो आपको ये आर्टिकल 21(3) में जो अधिकार मिला है वो आपको नहीं रहेगा। इसका कारण यह है कि किसी अपराध का अभियुक्ति नहीं होता है और वह वकील रखने का हकदार भी नहीं है। नंदिनी शतपथी बनाम पी.एल. दानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी व्यक्ति को पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर किसी सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर करना 20(3) का उल्लंघन हो सकता है। बिल्कुल होगा। निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों का लिए आरक्षण, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम 2020 को रद्द कर दिया। गौरतलब है कि इस अधिनियम में निजी क्षेत्रों में 30,000 रुपये से कम मासिक वेतन वाली नौकरियों में 75% आरक्षण दे दिया। हाई कोर्ट ने इस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इस अधिनियम में भारत के संविधान के भाग 3 का उल्लंघन माना जाता है। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन करता है। संवैधानिक नैतिकता का तात्पर्य कि संविधान के मौलिक सिद्धांतों का पालन से है। संवैधानिक नैतिकता का तात्पर्य संविधान के मौलिक सिद्धांतों का पालन से है। न्यायालय ने यह भी कहा कि राज्य इस तथ्य के आधार पर बाहरी व्यक्तियों के साथ साथ भेद नहीं कर सकता, उस राज्य से संबंधित नहीं है तो नकारात्मक भेदभाव होगा। सिंपल सी कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी स्टेट राज्य कोई अपने पार्टिकुलर कोई कानून बनाता है और उस कानून में ये कहा जाए कि इस राज्य का जो व्यक्ति नहीं है यानी बाहर दूसरे राज्य का है उसको ये सुविधा नहीं मिलेगा, तो ये भेदभाव बढ़ा रहा है, इसीलिए इसको असंवैधानिक घोषित किया। आंध्र प्रदेश 2019 कुछ ऐसे ही राज्य जो इस तरह का कानून बनाए थे सबको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। अफर्मेटिव एक्शन क्या है? अफर्मेटिव एक्शन के तात्पर्य कि सकारात्मक कार्रवाई पक्षपात से हो। अमेरिका में कुछ विशेष पहचान वाले व्यक्तियों के खिलाफ पक्षपात के ऐतिहासिक प्रतिरूप से निपटने के लिए अमेरिका के कॉलेजों विश्वविद्यालयों में अश्वेत, हिस्पैनिक तथा अल्पसंख्यक छात्रों को प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया गया है। भारत में भी आरक्षण जिस तरह अफर्मेटिव एक्शन है उसी को अमेरिका में उसी को भारत में आरक्षण नाम दिया गया है। जैसे वंचित समूहों, शिक्षा, नौकरी को और सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति में उसको हकदार दिया जा रहा है। जैसे आर्टिकल 15(4), 16(4) में आरक्षण से संबंधित प्रावधान करने की अनुमति देता है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सहनीवाद में रोजगार एवं शिक्षा के दिन दोनों में ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 50% सीमा बताई गई थी। इंदिरा सहनीवाद में रंगनाथ मिश्रा आयोग इस अधिकारी तौर पर धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग के रूप में माना जाता है। इसका गठन है कि देश में भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को संबंधित अलग अलग मुद्दे रेखांकित करने के लिए किया गया। आयोग के रिपोर्ट 2007 में यह भी सिफारिश की गई कि अनुसूचित जाति का दर्जा पूरी तरह धर्म से अलग कर देना चाहिए, साथ ही इसे अनुसूचित जनजातियों की तरह धर्म तटस्थ बनना जाना चाहिए। इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को अनुसूचित जाति में दर्जा होना चाहिए। अनुच्छेद 355
आर्टिकल 355 में का भाग 18 52 से 60 352 से 360 तक ये निहित है आपातकाल से संबंधित प्रावधान का एक हिस्सा है। अनुच्छेद 355 में संघ का यह कर्तव्य होगा कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। साथ ही संघ का यह भी कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य की सरकार का संवैधानिक उपबंध के अनुसार अनुसरित करे। पैदल चलने का राइट टू वॉक। हाल ही में पंजाब सरकार ने पैदल चलने का अधिकार को लागू करने का देश का पहला राज्य बन गया। यह अधिकार NH सहित सड़क स्वामित्व वाली सभी एजेंसियों को सड़क पर फुटपाथ और साइकिल ट्रैकिंग बनाने की सुविधा अनिवार्य कर दिया है। आज हमारा एक टॉपिक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट सेशन में आगे का देखते हैं। ओके, थैंक यू।